नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आजकल मेरे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जिसके कारण मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँ। और मेरी तैयारी के दौरान मैंने कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकताएं दी, किस तरह से मैंने तैयारी की, क्या मेरे नोट्स रहे हैं, वो भी मैं आपको इस आगे इसके बाद बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी लोग हिंदी से एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आज हम इसके जो अभी एलटी की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उनके लिए क्या सिलेबस रखा गया है। यदि ये आप लोगों ने पिछले वीडियोस में नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो कॉमन पेपर, अब आपको पता ही है क्योंकि पिछली बार पेपर का पैटर्न दूसरा था और इस बार जो है पेपर का पैटर्न जो है वो 50-50 कर दिया गया, यानी कि 50 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 50 नंबर आपका जनरल या कॉमन पेपर जिसे हम कह रहे हैं वो रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और तर्क शक्ति रखा गया है, शिक्षण अभिरुचि रखा गया है, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान वहाँ पे कुछ रखा गया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या उसका सिलेबस था, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको आपकी तैयारी आप कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर के बता देती हूँ कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि सिलेबस बनता ही इसीलिए है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जो हिंदी का सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए देखो पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सहायक अध्यापक हिंदी एलटी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम और ये विषय हिंदी का है। चलिए सबसे पहले देखो, खंड और जो है भाषा से संबंधित है। तो इसमें आपसे जो पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह वर्णों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वर्ण है अक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये आपसे पूछा जाएगा। वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों पर तो मैं आपको मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो जिन चीज़ों पे मैं वीडियोस पहले बना चुकी हूँ मैं उन पे दोबारा वीडियो नहीं बनाऊँगी। हाँ, अगर बाद में हमें टाइम मिलता है तो शॉर्ट वीडियोस, या कह सकते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा या मैंने जो पिछले वीडियोस में हो सकता है कुछ छूट गया हो, जो लगा मुझे लगेगा कि अगर छूटा है या इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है, उस पर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जो टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ उन पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं वीडियोस बनाऊंगी जो टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं या मैं अपने इस चैनल पर अपलोड नहीं करा पाई हूँ, तो हम उनको आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने वर्णमाला या स्वर व्यंजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हो। ठीक, तो चलिए इसके बाद वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी विश्लेषण, ये आपसे पूछा जाएगा और इसे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, हिंदी शब्द रचना। अब सेकंड जो यहाँ पर है इसमें है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी शब्द निर्माण की ये विधियाँ हैं। इनको भी मैं कुछ टॉप जैसे संधि वाला तो मैंने स्वर संधि ही पढ़ाई है, उसमें व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे। समास, उपसर्ग, प्रत्यय तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इनको भी आप, इनका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। समास हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा देखो, शब्द भेद। शब्द भेद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द, इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि कहीं से कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देनी है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, इतिहास की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, इनको भी मैं डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं सारे लिंक जो भी मैंने पढ़ा रखे हैं सारे लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अर्थ की दृष्टि से विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द, तो इनमें से भी मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। जो नहीं पढ़ाया होगा उसे हम ज़रूर पढ़ेंगे।
चौथा है हमारा वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये भी मैं पढ़ चुकी हूँ रचना की दृष्टि से। वाक्य शुद्धि और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो इनको हम पढ़ेंगे। मुहावरे लोकोक्तियाँ भी मैंने काफ़ी अपने चैनल पर डाली हुई हैं, फिर भी जो और इम्पोर्टेंट होंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए पांचवा हमारा है विराम चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है, विराम चिन्हों से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो विराम चिन्ह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, और ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं मानकीकरण। कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं और बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए। परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, कम समय में कैसे मैं आपको अच्छा कंटेंट दूँ, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए सातवां हमारा जो यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, स्वरूप एवं पत्राचार, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, हिंदी भाषा कंप्यूटिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी ज़रूर बनेंगे, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक। अब देखिए खंड ब, ये साहित्यिक क्षेत्र है। तो साहित्य में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, काल, विभाजन एवं नामकरण। तो जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें भी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, जैसे काल विभाजन हो गया, नामकरण हो गया, है ना। तो ये चीज़ें मैं कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, आप वो भी देख लीजिएगा, और आगे भी हम इसको देखेंगे, है ना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रचनाकार एवं रचनाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी डीप क्वेश्चन बनते हैं। देखिए साहित्यिक विधाएं, सामान्य परिचय, उनको हम देखेंगे। पद साहित्य जैसे पद्य साहित्य में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य, तो किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। खंड काव्य क्या होता है, किसे हम खंड काव्य कहेंगे, प्रबंध काव्य किसको कहेंगे, कौन कौन काव्य हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रबंध काव्य हैं वो कौन से हैं, और मुक्तक क्या होता है, कौन से मुक्तक के अंदर आते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर, ये सारी चीज़ें हम जो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि हमें कम समय में अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छा मतलब स्मार्ट स्टडी, जिसको मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि स्मार्ट स्टडी हमें करनी है, तो वो हम ज़रूर करेंगे, है ना। चलिए काव्यांग परिचय। अब देखो काव्यांगों के बारे में सबसे पहले तो रस है, रसावयव, रस के क्या क्या अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, कितनी इनकी संख्या होती है, क्या स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। रस भेद के बारे में हम जानेंगे कि जो रस होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत, और करुण है, रौद्र है, भयानक, विभत्स, शांत, भक्ति और वात्सल्य, ये सारे रसों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। कौन सी मतलब कहाँ पे हम कहेंगे कि वीर रस की रचना है, कहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे श्रृंगार, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है कि रस के भेद, तो वहाँ पे आपको कैसा पूछा जाएगा, 2 पंक्तियाँ वहाँ पे आपके पास लिखी हुई होंगी, ठीक है, और उन 2 पंक्तियों में आपसे पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, या ये पंक्तियाँ किस रस की लिखी हुई हैं, तो आपको रस पहचानना होता है। तो हम यही चीज़ आगे पढ़ेंगे कि कौन सी जो है करुण रस की है, कौन सी रौद्र रस की है ना। छंद, तो देखिए छंद क्या है, मात्रिक और वार्णिक, 2 प्रमुख छंद के 2 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद में जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया, बरवे, इनसे आपसे प्रश्न बनेंगे, आपसे फिर वही कुछ पंक्तियाँ दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा छंद है ना। तो ये भी हमें जानना है, क्योंकि आपको पता ही है दोहा छंद, रोला छंद, चौपाई, सारे छंद आपने पढ़े होंगे, बहुत ईजी हैं। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि पंक्तियाँ दे दी और फिर पूछेंगे कि यहाँ से अब बताइए इसमें कौन सा छंद है, तो वही चीज़ हमें समझनी है। वार्णिक छंद में जैसे वसंत तिलिका, उपेंद्र वज्रा, शिखरणी, मालिनी, ये खैर संस्कृत के छंद हैं, लेकिन वार्णिक छंदों के अंदर यही छंद हमें पढ़ने होते हैं, ठीक। अब देखिए अगला इसमें क्या है, अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, आपने सारे नाम सुने हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आपको क्या करना है, वही कुछ पंक्तियाँ दे दी और उसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो वहाँ पे आपको पहचान करनी जब होती है ना, तो जब सेम चीज़ें दिखाई देने लगती है, तब थोड़ा सा हमारा
जो सर घूमने लगता है, हम कन्फ्यूजन में वहाँ पे पड़ जाते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार की हमारी शब्द शक्तियाँ होती हैं। कहाँ अभिधा होगी, कहाँ लक्षणा होगी, कहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो वैसे ही कुछ पंक्तियाँ दे देंगे और कहेंगे कि इसमें कौन से शब्द शक्ति है, ठीक। तो इनको भी हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए तीसरा हमारे पास है हिंदी काव्य, आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य। अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, सूर तुलसी, मीरा, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण भक्तिकाल के कवि हैं, इनके बारे में हमें जानना है ना। रीतिकालीन कवि जैसे केशव बिहारी, भूषण घनानंद, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे हम, इनके बारे में जानेंगे। बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है ना। हिंदी काव्य जो काव्य टू आधुनिक काव्य जो है ना, तो इसमें देखिए हमें क्या पढ़ना है। भारतेंद्र युग से छायावाद तक का जो युग था, जो रचनाएं थी, जो काल हुए हैं, जैसे भारतेंद्र हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, चंद्र कुमार बटवाल, जयशंकर प्रसाद, सुमित नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये इनके बारे में हम जानेंगे। इनकी कौन सी रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, इनको हम पढ़ेंगे। छायावाद उत्तर काव्य जैसे हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक। चलिए इसके अगले जो यूनिट में है वो क्या है, हिंदी गद्य के बारे में। कथा साहित्य जिसमें है कथाकारों के बारे में, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कहानी किसकी है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी हो गया, प्रेमचंद हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, इलाचंद जोशी हो गया, जैनेन्द्र कुमार हो गए, यशपाल, मोहन राकेश हो गया, शैलेश मटियानी हो गया, राजेंद्र यादव हो गया, कमलेश्वर हो गया, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म सहाय, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, वल्लभ डोभाल, सुभाष पंत और निर्मल वर्मा। तो ये जो आपकी कुछ इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तराखंड के भी साहित्यकार इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाट्य साहित्य जैसे इसमें क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे, आपने एमए किया होगा, बीए किया होगा, तो इनका नाम आपने हमेशा सुना होगा अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं। तो भारतेंद्र के जो नाटक थे काफ़ी प्रसिद्ध थे, और उनके बारे में, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि इस नाटक में कौन सा नाटक है जिसमें इस तरह की, मतलब उसके अंदर का जो विषय है वो आपसे पूछा जाता है ना। तो हम विषय सहित पढ़ेंगे कि कौन से नाटक का क्या विषय वस्तु रही है, किस पर किस नाटक में किस पर फोकस किया गया है ना, तो वो हम देखेंगे। राम कुमार वर्मा के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। उपेंद्र नाथ अश्क हो गया, भुवनेश्वर हो गया, सेठ गोविंद दास हो गया, जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक हैं वो भी बहुत फेमस हैं, है ना। उदय शंकर भट्ट के हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, मोहन राकेश हो गए, विष्णु प्रभाकर हो गया और लक्ष्मी नारायण मिश्र हो गए। तो इनके नाटकों की क्या क्या विषय वस्तु रही हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने यथार्थ पर लिखा है, और यथार्थवादी जो घटनाएं हमारे समाज में रही हैं उन पर इन्होंने लिखा है, तो उन पर नाटक लिखे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए कथेतर गद्य जैसे जिसमें आएगा आपका निबंध, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यानिवास मिश्र, बहुत महत्वपूर्ण है इनके निबंध, तो हर बार पूछे जाते हैं। कुबेरनाथ राय हो गया, हरिशंकर परसाई हो गया, पिछली बार भी एक निबंध आया था, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन कई लोगों ने उससे गलत किया था। तो विद्यानिवास हो गया, इनके हजारी प्रसाद हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पश्चात देखिए रेखा चित्र एवं अन्य गद्य की जो विधाएं होती हैं, तो देखो पद्म सिंह शर्मा हो गया, कमलेश सिंह को हम कहते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हो गया, महादेवी वर्मा होगी, राम वृक्ष बैनीपुरी हो गए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो गए, विष्णु प्रभाकर हो गए, है ना। तो ये आपके रेखा चित्र और जो अन्य इन्होंने गद्य की विधाएं लिखी हैं उनमें आपसे पूछा जाएगा। जनपदीय भाषा एवं साहित्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय, तो देखो उत्तराखंड की भाषाओं के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूँगी नीचे से डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।
अब लोक साहित्य हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जो भाषाएं, बोलियां हैं, उपबोलियां, वो मैं आपको काफ़ी बता भी चुकी हूँ, और आगे भी अगर कुछ छूट गया होगा तो ज़रूर बताऊंगी। तो लोक साहित्य में जो उत्तराखंड के साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने क्या उत्तराखंड के मतलब गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो ये बोलियाँ हैं, इनमें लिखा हुआ है। तो जो ये प्रमुख हुए हैं उनको ज़रूर हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखो, तोता कृष्ण गैरोला हो गया, तारा दत्त गैरोला। मैंने एक अलग सा हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने उत्तराखंड के साहित्यकार नाम से वो प्लेलिस्ट बनाया है। तो उसमें मैंने कुछ जो साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, उनको डिस्कस भी किया है, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। जीवानंद श्रीयाल हो गया, अबोध बंधु बहुगुणा हो गया, मोहनलाल नेगी हो गया, महावीर प्रसाद गैरोला हो गया, गोरदा हो गया, गौरीदत्त पांडे, जिनका शॉर्ट नाम गोरदा है, शिरदा अनपढ़ हो गए, चारूचंद पांडे हो गए, देवकी मेहरा और चंद्रलाल वर्मा। तो ये उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, इनकी रचनाएं इनसे आपसे पूछी जाएंगी, तो इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हिंदी का सिलेबस। और देखो, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, क्या अगर आपके पेपर का जो अनुमानित समय है वो जुलाई रखा गया है, और अगर जून जुलाई में ये पेपर होता है, तो आपके पास, आप मान के चलो कि बहुत कम टाइम है और सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से 50 नंबर की आपके पास आएगी। कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 50-50 नंबरों का यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो देखो, 50 आपका हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, और 50 आपसे क्या है, जीके, जीएस या रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग, तो या टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, तो ये वाला जो सिलेबस है हमारा, ये इसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। बहुत कम मतलब, वैसे कम तो नहीं है, हिंदी का तो विशाल साहित्य है ना, तो कम तो नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अगर हिंदी से आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आप 30%, 40% या कोई हो सकता है उससे ज़्यादा भी आप कवर कर चुके होंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होंगी, है ना। कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको बहुत मतलब हिंदी पे अच्छी कमांड जिनकी होती है ना। तो यहाँ से आपको उतनी टेंशन नहीं है, बस आपको और कुछ चीज़ें इसमें पढ़नी है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मेरे हिसाब से करना चाहिए। फिर इसके बाद कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जीके जीएस में क्या, तो मैं सिलेबस तो आपको बता चुकी हूँ। उस सिलेबस के बाहर आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। ऐसा नहीं कि जीके जीएस की बात हो रही है तो आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पूरा आप मतलब रटने शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर आपका बनाया गया है। तो जीके जीएस आपको हल्का फुल्का जो टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो आप लेटेस्ट जो होंगे करंट में, जिनको जो चल रहे होंगे, फेमस हुए होंगे, या कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो करंट में काफ़ी फेमस रही होंगी, ये बस 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी उससे ज़्यादा आपको डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत जो टॉपिक उसमें दिए हुए हैं वो चाहो तो कर सकते हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड, पिछले में क्या था, 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, जिसमें आपने देखा होगा बहुत टफ नहीं है, बीएड आपने किया ही है, तो बीएड की आपको पुस्तकें लेनी है। और बीएड की जो कॉमन 4 सब्जेक्ट होते थे जो सबके लिए कंपलसरी थे, तो वो ही 4 पुस्तकें आपको लेनी है और उन्हीं को आपको पढ़ना है। उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो हिंदी यहाँ से आपका हो गया, और उसके पश्चात आपको थोड़ा सा वो, तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छा कवर कर पाओगे। बाकी जीके जीएस में इतना घुसने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग भी आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, या 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन मान के चलो। तो जो चीज़ आपसे हो पाती है वो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपका दिमाग में चल रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, तो आप मुझे वो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं सबसे पहले उसी पर वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो कहीं से छूटे नहीं। टॉपिक वाइज हम करते रहेंगे जैसे भी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मुझे
अपना स्कूल भी देखना होता है, मेरी जॉब से मुझे मुश्किल से समय मिलता है, फिर घर में भी फैमिली भी है, तो सबको टाइम देना होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी भी समस्या को समझोगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और नोट्स होंगे या जो भी मेरे पास कंटेंट होगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हिंदी के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।